हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। नाम है बच्चों इसका सरफेस केमिस्ट्री। तो अगर बच्चों इसकी डेफिनेशन समझनी हो तो नाम में डेफिनेशन है सरफेस केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो सरफेस पे होने वाले फिनोमिना को या इंटरफेस पे होने वाले फिनोमिना को स्टडी करे उसको बोलते हैं बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस फिनोमिना जैसे बोर्ड एक सरफेस हो गया, इंटरफेस क्या होता है बच्चों? बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम्स। जैसे बच्चों मान लो मैंने अपनी लेफ़्ट तरफ वाटर भर दिया, एक टैंक लिया, टैंक के अंदर पार्टीशन किया, बीच में मान लो ग्लास है शीशे से, और उस पार्टीशन के ग्लास के लेफ़्ट साइड में बेटा वाटर भर दिया, राइट साइड में आइस भर दिया। तो एक ग्लास के एक साइड मीडियम लिक्विड हो गया, दूसरी तरफ बच्चों मीडियम हो गया आपका सॉलिड। बीच में जो ग्लास है जो लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट कर रहा है उसको बोलते हैं बेटा इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब ऐसी बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करे। तो सरफेस पे होने वाले फिनोमिना को या इंटरफेस पे होने वाले फिनोमिना को केमिस्ट्री की जो ब्रांच स्टडी करे उसको बोलते हैं बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। लिखते हैं डेफिनेशन। क्या बोला मैंने? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of phenomena जो कहाँ होते हैं? occurring at surface या इंटरफेस। इंटरफेस क्या बच्चों? अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो इंटरफेस हो गया बाउंड्री दैट सेपरेट्स द टू मीडियम, जो दो मीडियम्स को क्या करेगा? सेपरेट करेगा। अब बच्चों क्या सरफेस फिनोमिना स्टडी करता है उसको देखने के लिए इसमें सरफेस फिनोमिना की पहली चीज़, पहला एग्जांपल लेते हैं हम एडजॉर्प्शन। तो आप सबने कभी ना कभी एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ा सुना ज़रूर होगा। जैसे मैं कुछ जनरल लाइफ के एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। जैसे बच्चों बोर्ड है, इसको मैं कई दिन तक साफ़ ना करूँ तो इस बोर्ड के सरफेस पे मिट्टी जम जाएगी। और वो मिट्टी में क्या खास बात है? भारत की मिट्टी तो है ही, खैर वो मिट्टी सिर्फ बोर्ड के सरफेस पे रहती है। बोर्ड को काट करके देखते हैं, इसमें ड्रिल करके देखते हैं तो अंदर आपको मिट्टी नहीं मिलेगी। तो ये एक एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। दूसरा बच्चों, आप अपने स्कूल में एकेडमी पर कई दिनों के बाद गए, आप लोग थे एकेडमी जैसे भी लोग हैं, और मान लो वहाँ सफाई नहीं है तो बेंच के सरफेस पे बहुत सारी मिट्टी देखते हैं। वही बात है, जो मिट्टी है बेटा वो बेंच के सिर्फ सरफेस पे है। अगर आप बेंच को तोड़ के देखते हो, ड्रिल करके देखते हो तो मिट्टी उसके अंदर नहीं मिलेगी। तो ये क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है, यानी सिर्फ जिसमें चीज़ें सरफेस पे रहती हैं। तो फिनोमिना क्या है बच्चों? एडजॉर्प्शन इट इज़ फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ सब्सटेंस ओनली एट सरफेस। ये किसी भी सब्सटेंस का बच्चों अट्रैक्ट होने का और रिटेन होने का फिनोमिना है ओनली एट सरफेस, सिर्फ सरफेस के ऊपर। तो क्या बोल देंगे? इट इज फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ सब्सटेंस ओनली एट सरफेस। तो पहले वाले दो बच्चों मैंने आपको जनरल से एग्जांपल बताए, कुछ टेक्निकल एग्जांपल्स आपको और मैं बताता हूँ। जैसे बच्चों
एडजॉर्प्शन ऑफ शुगर ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। जैसे शुगर इंडस्ट्री के अंदर शुगर चारकोल पे एडजॉर्ब होगा तो उसका कलर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा शुगर का और वाइट होने लगेगा। ये पहला एग्जांपल है। ऐसे बेटा एडजॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस का एडजॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन के सरफेस पर अमोनिया गैस आकर के क्या होती रहती है बच्चों, इकट्ठा होती रहती है। ऐसे ही एडजॉर्प्शन ऑफ अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, अनहाइड्रस जिसके पास वाटर ना हो, ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल, सिलिका जेल के सरफेस पे सिर्फ अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आके इकट्ठा होता रहता है। तीनों को लिखते हैं। पहला क्या बताया मैंने, एडजॉर्प्शन ऑफ कलर, ये लिख लेते हैं सीधा, फ्रॉम शुगर ऑन सरफेस ऑफ, किसके सरफेस के ऊपर, चारकोल के सरफेस के ऊपर। दूसरा एडजॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस ऑन सरफेस ऑफ आयरन। तीसरा एग्जाम्पल बच्चों, एडजॉर्प्शन ऑफ अनहाइड्रस यानी जिसके पास वाटर ना हो, कैल्शियम क्लोराइड किसके ऊपर, सिलिका जेल के ऊपर। तो ये बच्चों कुछ एडजॉर्प्शन के आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एडजॉर्प्शन में ही, और कुछ इसमें इससे रिलेटेड टर्म्स एक दो देखते हैं। फिर बच्चों एडजॉर्प्शन से जुड़ी हुई दो बातें हैं। यह एडजॉर्प्शन के दो कंपोनेंट बोल सकते हैं। पहला कंपोनेंट होता है बच्चों एडजॉर्बेट, और आपका दूसरा इसी से रिलेटेड कंपोनेंट है इसमें एडजॉर्बेंट। जिस सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। यानी सब्सटेंस बच्चों एडजॉर्बेट हो गया, सरफेस एडजॉर्बेंट हो गया। जैसे मैंने कहा ना, एडजॉर्प्शन ऑफ कलर फ्रॉम शुगर ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, तो चारकोल बेटा एडजॉर्बेंट हो गया, शुगर आपका एडजॉर्बेट हो गया, शुगर एडजॉर्बेट हो गया, चारकोल आपका एडजॉर्बेंट हो गया। फिर मैंने कहा एडजॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, तो जो अमोनिया गैस है बच्चों वो एडजॉर्बेट हो गया, आयरन का सरफेस एडजॉर्बेंट हो गया। तो लिखते हैं दोनों की डेफिनेशन। एडजॉर्बेट क्या है, सब्सटेंस विच इज बीइंग एडजॉर्ब, जो सब्सटेंस आपका एडजॉर्ब होता है, इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। और इसको बताया मैंने क्या, सरफेस ऑन विच, जिस सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ठीक। और बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं एडजॉर्प्शन में ही, एक चीज आती है इससे रिलेटेड, ओक्लूजन। तो जब भी बच्चों किसी मेटल के सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन होता है, जब भी किसी मेटल के सरफेस पे गैस का एडजॉर्प्शन होता है तो उसके लिए हम बच्चों टर्म यूज़ करते हैं ओक्लूजन। जैसे बेटा बोला ना एग्जांपल, एडजॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, तो इसको नाम दे देंगे बेटा क्या, ओक्लूजन। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, गैस का एडजॉर्प्शन कहाँ पर, ऑन सरफेस ऑफ ए मेटल
इज कॉल्ड ओक्लूजन। ठीक है, एक चीज और बच्चों इसी में, डिजॉर्प्शन। डी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हटाना ना, जैसे डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। तो डिजॉर्प्शन क्या है, रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम एनी सरफेस या फ्रॉम ए सरफेस। एडजॉर्प्शन को किसी सरफेस से रिमूव करने के फिनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चों, डिजॉर्प्शन। तो रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे बच्चों, डिजॉर्प्शन। अब कुछ आगे बढ़ते हैं बच्चों और पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, और इसको बोल सकते हैं हाउ एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। देखते हैं इसको, क्या बोला बेटा मैंने, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, या बोल दो हाउ एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एडजॉर्प्शन कैसे होता है। तो इसको बच्चों दो अलग अलग केसेस बना के पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं बच्चों किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर, पहले सॉलिड या बेटा मेटल, लिक्विड अलग पढ़ेंगे, किसी सॉलिड या मेटल के सरफेस पर एडजॉर्प्शन कैसे होगा। तो थोड़ा देखते हैं इसको। ये बच्चों मैंने एक सॉलिड या मेटल लिया, पहले बनाता हूँ क्या बना रहा हूँ, फिर उसको आपको मैं समझाता हूँ। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिड या मेटल के पास बहुत सारी अनयूटिलाइज्ड वैलेंसीज होती है, यानी बिना यूज हुए फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मेटल है, आप देखेंगे बेटा इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, 2 ये फ्री हैं। ऐसे इसके 2 बेटा यूज हो गए, 2 क्या हैं, इलेक्ट्रॉन आपके फ्री हैं। ये 2 इसके इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2 क्या हैं, फ्री हैं। ऐसे 2 यूज हो गए, 2 क्या हैं, इसके फ्री हैं। तो कोई भी मेटल अपने अनयूटिलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या अनयूटिलाइज्ड वैलेंसी का यूज़ करके अपने पास बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल को, सब्सटेंस को अपने साथ बॉन्ड बना करके जोड़ लेता है। बाहर से आने वाले सब्सटेंस को अपने साथ बॉन्ड बना करके उस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके जोड़ लेता है, और जिसको अपने साथ जोड़ लेगा उसका बेटा मेटल या सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो जाएगा। अपनी फ्री वैलेंसी का, फ्री इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हुए मेटल या सॉलिड बाहर से आने वाले सब्सटेंस के साथ जुड़ जाता है, उसको अपने साथ जोड़ लेता है बॉन्ड बना करके, और ऐसा करने से बच्चों उसका क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन हो जाता है। लिखते हैं इस बात को। तो सॉलिड और मेटल कंटेन्स क्या बेटा, मैनी अनयूटिलाइज्ड, बिना यूज हुए वैलेंसीज, यानी इलेक्ट्रॉन है, इसका यूज करते हुए, बाय यूजिंग दिस, मेटल या जो भी सॉलिड है और सॉलिड फॉर्म्स बॉन्ड विद सब्सटेंस, सब्सटेंस के साथ बॉन्ड बना लेता है। कहाँ पर, सरफेस के ऊपर, अपने इसका यूज करके सरफेस पे बॉन्ड बना लेता है। और ऐसा होने की वजह से, ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनने की वजह से एडजॉर्प्शन अक्कर्स ऑन, एडजॉर्प्शन होता है कहाँ पे, सरफेस ऑफ, किसके सरफेस पे होगा, मेटल या फिर सॉलिड के सरफेस पे। ये बेटा एक केस है। दूसरा अगर बात करेंगे किसी लिक्विड सरफेस पे कैसे एडजॉर्प्शन होता है, तो उसको थोड़ा चेक करते हैं।
आप सबने बच्चों पढ़ा होगा लिक्विड की प्रॉपर्टी के बारे में। ऐसे कोई लिक्विड लिखा मैंने, बनाए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ये बना दिए। तो बच्चों ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये अपने चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे फोर्स लगाएगा। ऐसे सब मॉलिक्यूल लगाते हैं और इसकी फोर्स बेटा लेफ्ट राइट अप एंड डाउन हर जगह लग रही है। इसलिए लिक्विड मॉलिक्यूल की फोर्स बेटा हर डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में लगने से बैलेंस है। लेकिन ये जो सरफेस वाले लिक्विड मॉलिक्यूल इनके साथ थोड़ा अलग है। मान लिया बेटा इसकी फोर्स लगी राइट में, बदले में फोर्स लेफ्ट में लग गई, फोर्स बैलेंस है। ऐसे बेटा इसकी फोर्स नीचे लग गई लेकिन इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। जो ये नीचे फोर्स लग रही है बेटा, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर फोर्स नहीं लग रही है। तो इनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स को बोल देंगे हम सरफेस टेंशन। ये अनबैलेंस फोर्स है क्योंकि इसके बदले ऊपर फोर्स नहीं लग रही। तो सरफेस मॉलिक्यूल जो इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे वो अनबैलेंस है, उसको सरफेस टेंशन बोलेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए अगर इस सरफेस पे कोई भी सब्सटेंस आएगा तो लिक्विड का मॉलिक्यूल उसको जोड़ लेगा अपने साथ। ये लिक्विड का मॉलिक्यूल उसको अपने साथ जोड़ लेगा, क्योंकि ये सब्सटेंस जुड़ गया तो ऊपर इसकी फोर्स लगने लग जाएगी, फोर्स बैलेंस हो गई। और जिस सब्सटेंस को अपने सरफेस पे जोड़ेगा, ये सरफेस मॉलिक्यूल अपने सरफेस टेंशन को बैलेंस करने के लिए उसका क्या हो जाएगा बेटा, लिक्विड के सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो जाएगा। बोल सकते हैं ऐसा, लिखते हैं इसको। तो इन लिक्विड अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स कौन सी बच्चों, सरफेस टेंशन इज प्रेजेंट। कौन सी फोर्स होती है, सरफेस टेंशन। इसको बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस इट, लिक्विड मॉलिक्यूल कौन से, सरफेस वाले, ऑन सरफेस क्या करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन कर लेंगे, कंबाइंस विद अदर मॉलिक्यूल सरफेस पे। सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ लेंगे या जुड़ जाएंगे। और ऐसा करने से, इस वजह से ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा, जिसको जोड़ेंगे उसका एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ड्यू टू दिस एडजॉर्प्शन आपका टेक्स प्लेस। तो ऐसे बच्चों लिक्विड के केस में क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब बच्चों इस एडजॉर्प्शन से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है। वाई ऐसा आ जाए, एडजॉर्प्शन इज एक्जोथर्मिक इन नेचर। तो आपने पढ़ा बच्चों एक्जोथर्मिक प्रोसेस, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, हीट बाहर आती है, इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव आता है। तो बच्चों अगर आप एडजॉर्प्शन देखते हैं तो वहाँ क्या होता है, सॉलिड वाले में सॉलिड की अनयूटिलाइज वैलेंसी ने आने वाले सब्सटेंस से बॉन्ड बनाया। लिक्विड अपने सरफेस टेंशन को बैलेंस करने के लिए आने वाले सब्सटेंस को जोड़ता है। तो ऐसा करने से बेटा जो उनका सरफेस है, सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है, ऐसा बोलना चाहिए। सरफेस मॉलिक्यूल्स की सॉलिड या लिक्विड में एनर्जी डिक्रीज होती है और वो एनर्जी बेटा हीट की फॉर्म में वहाँ से बाहर निकलती है। उस रिलीज होने वाले हीट को बोलते बेटा हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्योंकि सरफेस से बेटा एनर्जी डिक्रीज हुई और वहाँ से हीट के रूप में बाहर निकली, हीट बाहर निकली ना, इस प्रोसेस में हीट रिलीज हुई ना, हीट इवॉल्व हुई ना, हीट बाहर निकली ना, इसलिए इसका नेचर क्या होता है बेटा, एक्जोथर्मिक होता है। और इसका डेल्टा एच क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। तो लिखते हैं इसको, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये क्या होगा, एंड इट रिलीजेज एज हीट, हीट के रूप में रिलीज हो जाएगी।
जिसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ, से लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट बाहर निकली। अब अगली लाइन लिख देंगे, क्योंकि इट इज बिकॉज हीट क्या हुआ, यहाँ से बाहर आया, रिलीज हुआ, बिकॉज हीट इज रिलीज, हीट रिलीज हो गया, इसलिए बोल देंगे बच्चों सो एडजॉर्प्शन इज क्या है, एक्जोथर्मिक इन नेचर। एडजॉर्प्शन का नेचर बच्चों क्या है, एक्जोथर्मिक है। ठीक, आप ये भी बोल सकते हो कि इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है बच्चों, नेगेटिव आती है। अगली बात करते हैं बच्चों, एडजॉर्प्शन में होने वाला एंट्रोपी का चेंज यानी रैंडमनेस का चेंज, और एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, एडजॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। तो एंट्रोपी चेंज इन एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो पता है ना, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने का रेट सेम हो, या जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उसी रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। खैर बच्चों, एंट्रोपी पढ़ने के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं, आप सबने नाम सुना होगा, गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। क्या इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिव बच्चों साइंटिस्ट का नाम है, सुना हुआ वर्ड है, सुनी हुई टर्म है। फ्री एनर्जी क्या है, वो अवेलेबल एनर्जी है जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस अवेलेबल एनर्जी को हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, उसको बोलते हैं हम फ्री एनर्जी। ठीक, तो पहली चीज़ ये बेटा, इसमें पहले सारी टर्म समझा देता हूँ। डेल्टा जी हो गया बच्चों, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। दुनिया में कोई भी फंक्शन, कोई भी वर्क डन, कोई भी प्रोसेस हो जाए, उसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू बच्चों क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। अगली टर्म क्या है, डेल्टा एच, जिसको हम एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, और एक्जोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से एडजॉर्प्शन का एंथैल्पी चेंज बच्चों क्या है, नेगेटिव है। टी हो गया बेटा इसके अंदर क्या, आपका टेम्परेचर, और डेल्टा एच जिसकी बात करनी है बच्चों, उसको बोलते हैं हम एंट्रोपी का चेंज। एंट्रोपी क्या है, इसको हम रैंडमनेस भी बोलते हैं। जैसे बच्चों सॉलिड के पार्टिकल पास पास है तो वहाँ एंट्रोपी कम होती है, रैंडमनेस कम होगी। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाएंगे तो वहाँ एंट्रोपी ज़्यादा होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी। गैस में बहुत दूर दूर हो जाते हैं तो वहाँ एंट्रोपी ज़्यादा होती है, रैंडमनेस ज़्यादा होती है। अब इसी को समझना है। देखें बेटा, एडजॉर्प्शन में सरफेस पे चीज़ें आकर के इकट्ठी हो रही हैं, एक जगह आ रही हैं, इसलिए बच्चों एडजॉर्प्शन में एंट्रोपी की वैल्यू डिक्रीज होती है। मतलब उसकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा डेल्टा एस की वैल्यू, एंट्रोपी की वैल्यू बच्चों क्या होती है, नेगेटिव होती है। लिखते हैं इस बात को, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, क्योंकि चीज़ें आके जुड़ रही है ना, एंट्रोपी रैंडमनेस कब बढ़ेगा, जब चीज़ें जुड़े नहीं, दूर दूर हो। तो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन एंट्रोपी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। इसलिए बोल देंगे डेल्टा एस क्या है आपका पहले से ही बच्चों, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आपकी पहले से बच्चों, नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब मैंने कहा बच्चों एडजॉर्प्शन पॉसिबल हो जाए इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा एच पहले से नेगेटिव एक्जोथर्मिक होने की वजह से ये बाई फिनोमिना नेगेटिव है डेल्टा एस। ये आपका एडजॉर्प्शन का नेचर एक्जोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तभी एडजॉर्प्शन आपका पॉसिबल हो सकता है। तो डेल्टा जी बच्चों किस कंडीशन में नेगेटिव आ सकता है, थोड़ा इस बात पे भी हम गौर फरमाते हैं, इसको देख। अगली बात लिखेंगे बच्चों, एडजॉर्प्शन के लिए एक्जोथर्मिक नेचर होने की वजह से फॉर एडजॉर्प्शन डेल्टा एच क्या आता है,
नेगेटिव। अगली बात क्या है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, शुड बी नेगेटिव, ताकि क्या हो सके, सो दैट एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ताकि एडजॉर्प्शन हो जाए। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए ताकि एडजॉर्प्शन हो जाए। तो एक बार फॉर्मूले में फिट करते हैं बेटा सारी बात को। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ लिखा गया डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस डिक्रीज होने की वजह से नेगेटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव है बेटा, ये नेगेटिव नेगेटिव आपका इधर क्या आ जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, ये डेल्टा जी है। तो यहाँ से डेल्टा जी नेगेटिव कब आ सकता है, डेल्टा जी को नेगेटिव लाना इज नेगेटिव कब हो सकता है बच्चों, ओनली व्हेन, कब, क्योंकि ये टी डेल्टा एस तो यहाँ पॉजिटिव आ गया ना, टी डेल्टा एस की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, पॉजिटिव आ गई। ये कब पॉसिबल हो सकता है कि जब डेल्टा एस की वैल्यू टी डेल्टा एस से क्या हो बच्चों, ज़्यादा हो, नेगेटिव डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच से ज़्यादा हो, यानी बहुत सारी हीट रिलीज हो। दोबारा मैं पूरी बात रिपीट करता हूँ। एडजॉर्प्शन के लिए बच्चों गिवन होता है, ये पहले से ही पता होता है, एडजॉर्प्शन का नेचर एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। एडजॉर्प्शन हो जाए बच्चों, इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए ताकि एडजॉर्प्शन हो जाए। तो यहाँ हमने पुट किया, ये बेटा इसकी कंडीशन ही है कि एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव होगा। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, मैंने बताया था पहले, टी डेल्टा एच नेगेटिव होगा, मल्टीप्लाई होगा बेटा टी डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। तो डेल्टा जी कब नेगेटिव हो सकता है, जब नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एच टी डेल्टा एच से ज़्यादा हो। एक बात ये। अब थोड़ा आगे सोचते हैं बेटा इक्विलिब्रियम की बात, आई बात समझ। जैसे जैसे बच्चों एडजॉर्प्शन चलता रहेगा, बहुत सारा सरफेस पे बाहर से सब्सटेंस आकर के इकट्ठा हो जाएगा और बच्चों पूरा सरफेस क्या हो जाएगा, भर जाएगा। फिर जब सरफेस पूरा भर जाएगा, सब्सटेंस अगर फिर भी आ रहा है तो जहाँ तहाँ इधर उधर बिखर जाएगा, यानी उसके बाद आपकी एंट्रोपी रेंडमनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। पहले तो ना इकट्ठा कॉम्पैक्ट हो गया, मान लो ऐसे सब हो गए भर गया, तो जिसको जहाँ जगह मिलेगी वैसे रेंडमली फैल जाएगा भरने के बाद। तो डेल्टा एस क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होना शुरू होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, जाना शुरू होगा। और डेल्टा एच हीट रिलीज हो गया अब तो जितना होना था, उसके बाद क्या होगा बेटा, हीट रिलीज की वैल्यू जो होगी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी, यानी बच्चों ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और ये एंट्रोपी बेटा बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होता जाएगा, ठीक है। और ये बेटा क्या होगा, आपका डेल्टा एस पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। और एक टाइम जब ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये और ये बराबर हो जाएंगे, और वहाँ क्या आ जाए, डेल्टा एच डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, तो दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे बेटा, आफ्टर सम टाइम, ये लिखना चाहिए सीधा, कुछ टाइम के बाद एंट्रोपी क्या होगी आपकी, इधर उधर एडजॉर्प्शन कहीं भी होने से इंक्रीज होगी, और एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी अब कम हीट रिलीज होगी। इसका मतलब ये है अब पहले से कम हीट रिलीज होगी। एंड एट ए टाइम, एक टाइम पे ये बढ़ते बढ़ते, और ये डेल्टा एस इंक्रीज होते होते और डेल्टा एच डिक्रीज होते होते, एट ए टाइम दोनों बराबर हो जाएंगे, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच बिकम्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड, क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। जब डेल्टा एच इंक्रीज होते होते और डेल्टा एच डिक्रीज होते होते बराबर हो जाएंगे तो उसको बोल देंगे बेटा हम एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। ये बात समझ आ गई। अब बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक एडजॉर्प्शन से मिलता जुलता नाम होता है एब्जॉर्प्शन। तो ये सुना पड़ा होगा बहुत बार, जैसे प्लांट के रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन एक बड़ा फिनोमेना है। इसमें क्या होता है बेटा, प्लांट के रूट पे आया, पहले रूट के सरफेस पे वाटर आया, सरफेस के अलावा बेटा बल्क, पूरे रूट के अंदर तक वाटर फैल गया, तो क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन एक बड़ा फिनोमेना है। इसमें सब्सटेंस सिर्फ सरफेस पे नहीं रहता है बल्कि थ्रू आउट क्या होता है, फैल जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन।
क्या है बेटा, ये एक बड़ा फिनोमिना एडजॉर्प्शन से, इट इज ए बल्क फिनोमिना इन दिस, इसके अंदर जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस इज नॉट ओनली एट सरफेस, सिर्फ सरफेस पे नहीं रहता है बल्कि कहाँ चला जाता है, बट इट इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है आपका कहाँ तक, थ्रू आउट। ये क्या होगा आपका, थ्रू आउट प्रेजेंट होगा। एक एग्जांपल बताया मैंने इसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स ऑफ प्लांट। वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं, प्लांट के रूट्स। और कुछ बेटा इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगला एग्जांपल है बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड। क्या जुड़ जाएगा वाटर के साथ जाकर के, कैल्शियम क्लोराइड, या कैल्शियम क्लोराइड के साथ वाटर, ऐसा हाइड्रेटेड। यानी कि बच्चों वाटर के सिर्फ सरफेस पे नहीं होगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर के अंदर भी चला जाएगा, थ्रू आउट वाटर में फैल जाएगा पूरी तरह से। और बेटा तीसरा एग्जांपल, एडजॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस ऑन सरफेस ऑफ वाटर, क्या करने के लिए, टू फॉर्म बच्चों क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी अमोनिया गैस वाटर के सरफेस पे नहीं होगा, उसमें पूरे में फैल जाएगा, थ्रू आउट फैल जाएगा। कुछ चीज़ें और देखते हैं बेटा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस समझने के लिए। एडजॉर्प्शन बच्चों शुरू में बहुत फास्ट होता है, एडजॉर्प्शन एडी, सरफेस खाली है ना, बाद में घटना शुरू हो जाता है। बल्कि उससे अपोजिट एब्जॉर्प्शन पूरे प्रोसेस के दौरान सेम रेट से चलता है, ना शुरू में फास्ट है ना बाद में स्लो होगा। लिखते हैं बात ये, एडजॉर्प्शन इज इनिशियली हैज वेरी हाई रेट, और तब क्या होगा बच्चों, एंड देन वो जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बट एब्जॉर्प्शन ए बी बच्चों, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस विद सेम रेट, सेम रेट के साथ चलता है थ्रू आउट, पूरे प्रोसेस में ही। ठीक है, ये बात भी इसमें ध्यान करनी। एक बच्चों इन दोनों का भाई होता है, दोनों को मिला के बनता है जॉर्प्शन। जब भी कहीं एडजॉर्प्शन ए डी और एब्जॉर्प्शन ए बी दोनों साथ साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉर्प्शन। जैसे आपने कॉटन के किसी पीस पे डाई को डाला, तो बेटा उस डाई यानी कलर वाली चीज़, डाई का कॉटन के सरफेस पे एडजॉर्प्शन भी होगा और पूरे कॉटन में फैल करके वो एब्जॉर्प्शन भी शो करेगा। लिखते हैं इस बात को, तो व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन both take place simultaneously, साथ साथ एक साथ, simultaneously, then
मतलब दोनों साथ साथ हो, दोनों आपको अलग अलग क्लियर दिखे, इट इज कॉल्ड जॉब्शन। एग्जाम्पल है बेटा, व्हेन डाई को रखते हैं, डाई इज प्लेस ऑन कॉटन, कॉटन के ऊपर रखेंगे, तब क्या होगा, देन जॉब्शन ऑफ डाई, डाई का क्या होगा बेटा यहाँ पे जॉब्शन होता है। तो एक चीज बच्चों मैंने बीच में एडजॉर्प्शन जैसी पढ़ाई, जिसको बोला हमने एब्जॉर्प्शन, और उससे रिलेटेड जॉब्शन। अब बेटा वापस एक बार एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, कहीं लिखा आ जाए पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, क्या बोला मैंने, तो आजकल कोरोना पॉजिटिव चल रहा है ना, वो नहीं, ये दूसरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब बढ़ना, किसी चीज़ का इंक्रीज होना, यानी एडजॉर्प्शन का बढ़ना। इसे याद करोगे, ऐसे सोचोगे जल्दी याद होगा। जब बच्चों सरफेस पे एडजॉर्बेट का अमाउंट, जब बच्चों सरफेस पे एडजॉर्बेट का अमाउंट बाकी बल्क के कंपेयर में, यानी बल्क मतलब सरफेस को छोड़ करके बाकी जगह के कंपेयर में, सरफेस बाकी जगह, सॉरी दो चीज़ें बेटा, सरफेस और बाकी जगह को बोला बल्क, ऐसा क्लियर करना। तो इसलिए बोला मैंने बेटा कि जब एडजॉर्बेट का अमाउंट सरफेस के ऊपर बल्क के कंपेयर में, किसके कंपेयर में, बल्क के कंपेयर में, बाकी जगह के कंपेयर में ज़्यादा हो जाएगा, तो सरफेस पे एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। अगर एडजॉर्बेट ज़्यादा होगा सरफेस पे तो एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जब सरफेस पे एडजॉर्बेट बल्क या बाकी जगह के कंपेयर में ज़्यादा होगा तो सरफेस पे एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। इसी को बोलेंगे बच्चों पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। लिखते हैं इसको, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन कहाँ पर, ऑन सरफेस इज हायर, ज़्यादा है किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू बल्क, बल्क के कंपेयर में, तब क्या बोलते हैं बेटा इसको, देन कॉल्ड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ठीक हो गया। इससे अपोजिट है बेटा नेगेटिव एडजॉर्प्शन, यानी एडजॉर्प्शन घटना। तो इससे उल्टा लिखना, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन सरफेस इज लेस देन या लेस एज कंपेयर टू बल्क, जब सरफेस पे एडजॉर्बेट का अमाउंट बल्क के कंपेयर में कम हो जाए, बाकी जगह के कंपेयर में कम हो जाए, तो उसको बोल देंगे बेटा नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो इसको भी लिखते हैं। तो बच्चों लिखते हैं अब नेगेटिव एडजॉर्प्शन, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो बोलेंगे व्हेन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट का अमाउंट किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ऑन सरफेस इज लेस देन एज कंपेयर टू बल्क, किसके कंपेयर में, बल्क के कंपेयर में, सरफेस पे कम हो गया, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव, नाम हो जाएगा बेटा इसका नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक। अब बच्चों थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब पढ़ेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। जब किसी सॉलिड के सरफेस पे बच्चों गैस का एडजॉर्प्शन करवाया जाता है तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब कौन से फैक्टर से एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा और कौन से डिक्रीज होगा, ऐसा देखना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड।
तो बच्चों सबसे बड़े फैक्टर तो ध्यान देंगे तो दो ही चीज़ें हैं, गैस जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है और सॉलिड जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, यानी दो चीज़ें, सरफेस और बेटा गैस अपने आप में बहुत बड़े फैक्टर हैं। तो पहली चीज़ से शुरू करेंगे बेटा, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो ये नेचर और सरफेस एरिया का मतलब क्या है बच्चों, इसको थोड़ा देखते हैं। मान लिया बच्चों ये किसी सॉलिड का सरफेस एरिया, इस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है इतनी दूर में। अगला बच्चों सॉलिड का सरफेस एरिया बड़ा ले लिया है, तो इतने बड़े एरिया में एडजॉर्प्शन होगा। तो देखेंगे बेटा एरिया कम है तो कम गैस के मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन होगा, एरिया बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल आएंगे, एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो सीधे सीधे बेटा हम क्या लिख सकते हैं कि एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा यहाँ पे, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा तो एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात है बच्चों इसी में, मतलब इस पहले फैक्टर में लिखा ना बेटा, नेचर ऑफ सरफेस एरिया, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो नेचर में बात क्या करनी है, एक बच्चों ये सरफेस एरिया लिया, बिल्कुल क्या है, स्मूथ है, कोई पोर्स वगैरह नहीं है इस पे। सरफेस एरिया इतना ही पकड़ लिया मैंने, लेकिन इस पे क्या बना दिया बच्चों मैंने, पोर्स बना दिए, इस पे छेद कर दिया ऐसे, इस पे ऐसे पोर्स बना दिए, ठीक हो गया, पोरस है, ये नेचर है बेटा। तो स्मूथ वाले पे आने वाला एडजॉर्बेट सब्सटेंस सरफेस पे रहेगा, यहाँ बेटा सरफेस के अलावा इसके पोर्स छेद में भी जाएगा, यानी सब्सटेंस ज़्यादा जाएगा, एडजॉर्बेट ज़्यादा जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा, अगर बोर्ड में ड्रिल कर दूंगा तो वहाँ भी तो जाएगा एडजॉर्बेट, उसको भी तो कवर करेगा। तो क्या बोलेंगे बेटा, एक पोरस सरफेस एरिया में एडजॉर्बेट या सब्सटेंस पोर्स के अंदर भी जाता है, इसलिए यहाँ पोरस सरफेस एरिया में एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस एरिया। लिखते हैं इस बात को, तो एडजॉर्प्शन इज हाई इन अ पोरस सरफेस बिकॉज जो एडजॉर्बेट है, जो सब्सटेंस है, आल्सो वो कहाँ एडजॉर्ब होगा, पोर्स में भी एडजॉर्ब होगा, आल्सो एडजॉर्ब इन पोर्स एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, स्मूथ में, क्योंकि वहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगी चीज़ें एडजॉर्बेट, एज कंपेयर टू ए स्मूथ सरफेस। तो बच्चों नेचर और सरफेस एरिया में दो बातें देखें, सरफेस एरिया बड़ा, एडजॉर्प्शन ज़्यादा, सरफेस एरिया पोरस, तो पोर्स में भी एडजॉर्बेट जाएगा, एडजॉर्प्शन ज़्यादा एज कंपेयर टू स्मूथ आपका सरफेस। तो बेटा दूसरा फैक्टर गैस को ले लेते हैं, सरफेस एरिया ले लिया तो दूसरा हो गया बेटा नेचर ऑफ गैस। तो कई बच्चे ये कहेंगे कि सर गैस तो गैस है, उसमें क्या नेचर पढ़ना है ना बेटा। नेचर ऐसी गैसें जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, थोड़ा सा प्रेशर लगाते ही उनका एडजॉर्प्शन का रेट हाई होता है एज़ कंपेयर टू जो गैसें बेटा आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती हैं। क्या लॉजिक है, गैस है बेटा, मान लो इतने एरिया में फैले, इतना सरफेस एरिया इसने कवर कर रखा है, आपने प्रेशर लगाया, लिक्विड में आ गई, आसपास आ गए ना मॉलिक्यूल, बाकी का सरफेस एरिया फ्री हो गया बेटा, वहाँ नए गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाएंगे, फिर प्रेशर लगाओ, फिर कुछ एरिया फ्री हो जाएगा, और गैस के मॉलिक्यूल आ गए, यानी और गैस एडजॉर्ब हो सकते हैं। लेकिन अगर बेटा गैस का जल्दी लिक्विड बना ही नहीं, तो गैस ही क्या करेगा, इतना एरिया कवर करके रखेगा, नए गैस के मॉलिक्यूल एक बार जो है उन्होंने एरिया कवर कर लिया, नए गैस के मॉलिक्यूल आ ही नहीं सकते, तो एडजॉर्प्शन का रेट, एडजॉर्प्शन वहाँ कम होगा। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं बच्चों, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, उसका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी हाई होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है बच्चों, क्रिटिकल
यानी क्रिटिकल कंडीशन, ऐसा टेम्परेचर जहाँ कितना भी प्रेशर लगा ले तो गैस का लिक्विड नहीं बनेगा। तो हाई का मतलब बेटा वो दूर रहे, वहाँ जाना ही नहीं, उससे पहले उसका क्या बन जाए, लिक्विड बन जाना चाहिए। वो दूर रहना चाहिए, पहले लिक्विड बन जाना चाहिए। तो ऐसी गैसें जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है या जो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, उनका क्या होता है बेटा, एडजॉर्प्शन का रेट हाई होता है। लिखते हैं इस बात को, गैस विच इज ईजिली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जो ईजिली क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के अंदर, ईजिली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, या बेटा दूसरी भाषा में बोल दें, और विच हैज हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्या है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कितना भी प्रेशर लगाएं गैस का लिक्विड ना बने, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं, इसलिए बोला हाई। हैज हाई रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, हैज हाई रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ क्या होता है बेटा, सरफेस फ्री रहता है एडजॉर्प्शन, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, बिकॉज यहाँ गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और सरफेस फ्री होगा। सरफेस इज फ्री फॉर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, गैस के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के लिए, मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, और नहीं तो वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझ गए ना, ये नहीं बेटा जिसका जल्दी से लिक्विड नहीं बनेगा उसका एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, आपका कम होगा।